आई एम एसपी दुबे और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसका नाम है अनुसंख्यक गुण। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अनुसंख्यक गुण क्या है। विलयन में दो चीज होता है, विलेय और विलायक। विलेय कम मात्रा में रहता है, विलायक अधिक मात्रा में रहता है। ये दोनों विलयन के घटक होते हैं। अब इन घटक में अणु होंगे, मोल होंगे, अणुओं की संख्या होंगे। अणु के संख्या का एक ग्रुप होता है 6.022 × 10⁻23, उसको एक मोल कहते हैं। तो इन अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर कुछ गुण निर्भर करते हैं। अगर मोलों की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो इन गुण में भी परिवर्तन होंगे, वैसे ही गुण अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अब नाम से ही क्लियर है, अनुसंख्यक अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा। अनुसंख्यक गुण क्या है? तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अनुसंख्यक गुण है। अब इसको लैंग्वेज में लिखते समय कैसे लिखेंगे, ये देखिए। अनुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। वे किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर है, अनुसंख्यक अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अब अनुसंख्यक गुण कौन कौन है ये देखेंगे। मुख्य अनुसंख्यक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों गुणों के बारे में विस्तार से हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। ये चारों गुण अनुसंख्यक गुण हैं और ये क्या होते हैं और किस तरह से ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे तो इसमें विलेय का मोलर मास का फॉर्मूला इनसे निकालेंगे हम लोग। इन चारों का परिभाषा पढ़ेंगे और चारों के आधार पर विलेय का मोलर मास का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। अब इसके आगे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। देखिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक द्रव विलायक है। द्रव विलायक मतलब पानी ले लीजिए, और एक अवाष्पशील विलेय है। अवाष्पशील विलेय मतलब वैसा विलेय जो अपने आप वाष्पित नहीं होता है। ऐसा विलेय हो सकता है चीनी ले लीजिए, चीनी तो अपने आप वाष्पित नहीं होता है। तो अवाष्पशील विलेय को पानी में मिला दीजिए। पानी का पहले से जो वाष्प दाब होगा वह चीनी मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब को कम कर देगा। फिर से एक बार सुनिएगा, पहले से पानी का जो कुछ भी वाष्प दाब होगा चीनी मिला देने के बाद उसका वाष्प दाब घट जाएगा। जैसे याद कीजिए, वाष्प दाब की परिभाषा लिखवाते समय हम बताए थे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर जल का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा हम चीनी मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट करके 0.98 एटमॉस्फेयर हो जाएगा या 0.97 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, यानी 1 से कम हो जाएगा। तो ये जो घट रहा है 1 से घट के 0.98 या 0.97 हो रहा है, इस कमी को निकाल लेंगे। अब पहले से जो उसका वाष्प दाब था 1 एटमॉस्फेयर, वाष्प दाब में होने वाले कमी और पहले से जो वाष्प दाब था, इन दोनों के अनुपात को ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसे शुद्ध जल का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर था, चीनी मिलाने के बाद मान लीजिए घट के 0.98 एटमॉस्फेयर हो गया, तो घटा कितना 0.02 एटमॉस्फेयर।
और पहले से कितना था 1 एटमॉस्फेयर। तो 0.02 बटा 1 इसी को बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मतलब 1 के तुलना में वाष्प दाब इतना घटा, 0.202 घटा। 1 के तुलना में जो पहले से था उसके तुलना में वाष्प दाब 0.02 एटमॉस्फेयर घट गया। अवनमन माने घटना, कमी, तो अवनमन हो गया, इसी को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब में कमी एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यही बोले थे अभी, फिर से एक बार देख लीजिए। जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब में कमी एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अर्थात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मान लीजिए शुद्ध जल का वाष्प दाब P0 था, चीनी मिलाने के बाद हो गया pH, शुद्ध जल का वाष्प दाब था P0 माइनस pH मतलब कितना कमी हुआ। और ये जो पहले से था, जो कमी हुआ और जो पहले से था, इन दोनों के ही अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब याद कीजिए राउल्ट का नियम हम लोग पढ़े थे। राउल्ट के नियम से एक फॉर्मूला होता है P0 माइनस pH बाई P0, जो कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर XB यानी विलेय का मोल प्रभार। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस pH बटा P0 बराबर विलेय का मोल प्रभाज यानी XB मोल प्रभाज है। याद कीजिए मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता था, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर लेते थे और बटा में जितने घटक थे सबके मोलों की संख्या लेते थे। अगर 2 घटक है तो दोनों के मोलों की संख्या लेंगे बटा में, यानी ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। यही हो गया विलेय का मोल प्रभाज, यानी XB बराबर NB बटा Na प्लस NB। ये मोल प्रभाज के फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी P0 माइनस pH बटा P0 बराबर NB बटा Na प्लस NB। अब इसमें कुछ मान हम लोग रखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मूला जानना होगा जो कि पहले बताया हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उनका वैल्यू रखना है तो एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूला रखिए। तो देखिए याद कीजिए हम लोग विलेय को B से दिखाते थे और विलायक को A से दिखाते थे। विलेय में जो 2 घटक हैं, विलायक ज्यादा होता है इसलिए उसको A से दिखाते हैं और विलेय कम होता है इसलिए उसको B से दिखाते हैं। हम लोग मान के यही चलेंगे। मोलों की संख्या को N से दिखाते हैं और मोलों की संख्या तो आप जानते ही हैं, शुरू से फॉर्मूला होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान को हम W से दिखा रहे हैं और मोलर द्रव्यमान को M से दिखा रहे हैं, कैपिटल M से। तो मोलों की संख्या N बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान यानी W बाई M। मान लीजिए N बराबर W बाई M। अब अगर हमको विलायक के मोलों की संख्या निकालना है, N माने मोलों की संख्या, A माने विलायक, तो विलायक के मोलों की संख्या निकालना है तो जो ग्राम में द्रव्यमान ले रहे हैं वो विलायक का लेना होगा,
यानी W के जगह WA लेना होगा, और जो मूलर द्रव्यमान ले रहे हैं वो भी विलायक का लेना होगा, यानी N के जगह NA लेना होगा। यानी अगर N में A लगाएंगे तो इन दोनों में भी A लग जाएगा, WA बटा NA। उसी तरह से NB विलेय का मूलर द्रव्यमान, विलेय का मूलर द्रव्यमान बराबर विलेय के ग्राम में द्रव्यमान बटा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटा विलेय का मूलर द्रव्यमान, यानी NB बराबर WB बटा NB। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझिए, N बराबर W बाई N, इसलिए Na बराबर WA बाई MA और NB बराबर WB बाई MB। अगर N में A लगाएंगे तो इन दोनों में भी A लगाएंगे, और अगर N में B लगाएंगे तो इन दोनों में भी B लगा देंगे। अब इसका अलग से मीनिंग लिख देते हैं। W मतलब आप समझ ही रहे थे ग्राम में द्रव्यमान, और A मतलब विलायक, तो WA मतलब विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, NA विलायक का मूलर द्रव्यमान, WB विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। देखिए W ग्राम में द्रव्यमान, B विलेय, MB B मतलब विलेय और M मतलब मूलर द्रव्यमान, MB विलेय का मूलर द्रव्यमान। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब हम लोग मानिए P0। PS विलयन का वाष्प दाब, उसमें विलेय मिलाने के बाद जो वाष्प दाब घट के हो जाता है वही वाला है PS। तो P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS विलयन का वाष्प दाब। तो इन फॉर्मूला को हम लोग इसमें रख करके तब आगे बढ़ेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु, बहुत तनु विलयन है, इसको अभी नोट नहीं करना है। जब वो फॉर्मूला जो चल रहा था हम लोग का वाष्प दाब का अपेक्षित नमन, उसको पूरा कर लेंगे, उसमें फाइनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, उसके बाद तब इसको रफ में लिख लेना है। ये बाद में समझने में हेल्प करेगा, अभी इसको नहीं लिखना है, जब लिखना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो बोल रहे थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट मतलब तनु, तनु मतलब जिसमें विलेय कम हो और विलायक ज्यादा हो। कॉम्प होता है और एक डाइल्यूट होता है, याद रखिएगा। कॉम्प मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो, और एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पतला, पतला मतलब जिसमें सॉल्यूट कम हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, आप जनरली क्वेश्चन बनाते समय 5% से नीचे अगर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ऐसे 2% वाला ही डाइल्यूट होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अपने तरफ से कॉन्सेप्ट कि 5% तक का जो न्यूमेरिकल होगा, 5% से नीचे तक का जो क्वेश्चन होगा उसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के बनाइएगा, और उससे जो ऊपर का होगा उसको डाइल्यूट मत मानिएगा, क्योंकि फिर उसमें आंसर डिफरेंट आने लगता है। तो 5% से नीचे वाले सॉल्यूशन के लिए, यानी जिसमें विलेय का मोल कम हो, अगर विलेय का मोल कम हो तो Na will be far greater than Nb, मतलब विलायक के मोलों की संख्या का जो मान होगा वो विलेय के मोलों की संख्या से बहुत अधिक हो जाएगा। इसका मान बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसका मान बहुत कम हो जाएगा, विलायक का मोल अधिक हो जाएगा और विलेय का मोल कम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो Na प्लस Nb लगभग हो जाएगा Na प्लस Nb में अगर Nb का मान बहुत कम हो और Na का मान बहुत ज्यादा हो तो इसके सामने इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ Na। अब इस मान को हम लोग इसमें रखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 बराबर जो फॉर्मूला था Nb बटा Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb की जगह पे क्या लिख दें, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाइएगा, जो यहाँ तक फॉर्मूला है इसी से आगे चलेगा। और हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 बराबर, अभी हम लोग देखे थे N बराबर W बाई N था, तो NB बराबर आया था WB बटा NB, और Na बराबर आया था WA बटा Na। और हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 बराबर WB बटा NB इंटू, ये जो बटा में था ये गुना में चला जाएगा, तो हो जाएगा A में गुना में जाएगा छोटा हो जाएगा,
Ma/WA। और हम लोग लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो MB इंटू WA यहाँ आ जाएगा इंटू MB इंटू WA इंटू P0 माइनस PS बराबर, ये P0 इधर चला जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा P0 इंटू WB इंटू MA। फाइनली हम लोग को MB का फॉर्मूला निकालना है, विलेय के मोलर मास का फॉर्मूला निकालना है। MB बराबर क्या होगा देखिएगा, MB बराबर हो जाएगा, ये जो इंटू में है वो इधर डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा P0 इंटू WB इंटू MA बटा WA, देखिए ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, WA इंटू P0 माइनस PS। ये हो गया विलेय के मोलर मास का फॉर्मूला। अब जो हम लोग लिख रहे थे, जो लिखे थे राउट के नियम से P0 माइनस PS बाई P0 बराबर XB, और फिर उसमें XB का मान बैठा दिया, उसके बाद ये वाला लिखना है। यहाँ तक पूरा लिखने के बाद तब जो उधर रफ में लिखने के लिए बोले थे उसको लिख लीजिएगा। पहले यहाँ तक जो टॉपिक था हम लोग का वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, उस टॉपिक में पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा। यहाँ तक लिखने के बाद इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं इन्हीं के बारे में वो अलग से लिखे थे, जिसको कि आप अभी आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद उस फॉर्मूला के बाद इसको आप रफ में लिख सकते हैं, जो कि बाद में समझने में आपको हेल्प करेगा। तो पहला टॉपिक था वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, दूसरा है वही अनुसंख्यक गुण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का दूसरा टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर इसको लिखवाएंगे क्या है। सुनिए, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब उबलना, उबलने वाला जो टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं क्वथनांक। आपको याद होगा कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उबलता है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जो क्वथनांक उसी को बोलते हैं वो है 100 डिग्री सेल्सियस। आप कभी चाय बनाए होंगे तो देखे होंगे कि अगर पानी उबल रहा है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें तो पानी उबलना बंद हो जाता है। रीजन जानते हैं? रीजन ये है कि पानी का क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस, जब उसमें चीनी मिला दिए तो बिलियन बन गया। अब बिलियन का क्वथनांक पानी के क्वथनांक से थोड़ा ज्यादा होता है। वह चीनी के मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना ज्यादा होगा। मान लीजिए थोड़ा सा चीनी मिला है तो क्वथनांक थोड़ा बड़ा होगा, अगर ज्यादा चीनी बढ़ाए हैं तो क्वथनांक ज्यादा बड़ा होगा। तो ये जो क्वथनांक बढ़ जाता है, उतना टेम्परेचर आप और गर्म करते हैं तो देखते हैं कि फिर से पानी उबलने लगता है। एक बार फिर सुनिएगा, पानी को आप उबलने के लिए चढ़ा दिए चूल्हे पे, पानी उबल रहा है, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिए, उबलना बंद हो गया। थोड़ा देर और गर्म कीजिए, फिर से उबलने लगता है। रीजन ये था कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, चीनी मिलाने पे मान लीजिए 105 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो और 5 डिग्री गर्म कीजिएगा तो फिर उबलने लगेगा। तो ये जो 5 डिग्री बढ़ा क्वथनांक, बॉइलिंग टेम्परेचर, उबलने का टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। जो 100 से बढ़ के 105 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री बढ़ा ना, इसी 5 डिग्री जो इंक्रीज हुआ, इसी इंक्रीज को क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन माने बढ़ना समझिए, इंक्रीज, क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में वृद्धि। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखिए, जब किसी द्रव विलायक में, द्रव विलायक मतलब पानी समझ लीजिए, अवाष्पशील विलेय की, अवाष्पशील विलेय मतलब चीनी समझ लीजिए, पानी में चीनी की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, वही जो 100 से बढ़ के 105 हो गया था। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं।
इसी 5 डिग्री जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी द्वारा सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे बी माने होता है बॉइलिंग, टी माने टेम्परेचर और डेल्टा मतलब परिवर्तन। बॉइलिंग टेम्परेचर में परिवर्तन द्वारा सूचित करते हैं। और डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। T1 जो पहले से टेम्परेचर था, T2 बढ़ा हुआ टेम्परेचर, बढ़ा हुआ में से जो पहले से था उसे घटा देंगे तो निकल जाएगा डेल्टा टी, बॉइलिंग टेम्परेचर में परिवर्तन। यह मोललता के समानुपाती होता है, मतलब चीनी की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर चीनी ज्यादा मिलाएंगे तो मोललता ज्यादा होगा यानी क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा, अगर चीनी कम मिलाएंगे तो मोललता कम होगा यानी क्वथनांक कम बढ़ेगा। तो फिर से देखिएगा, डेल्टा टीवी एम मोललता को छोटा एम निकालना है। क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर, समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है केबी, केबी इंटू एम, जहां केबी जो है, केबी एक स्थिरांक है, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसका परिभाषा भी पढ़ेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू, मोललता का फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, मोललता विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान गुने 1000। विलेय के मोलों की संख्या Nb, विलायक का द्रव्यमान Wa गुने 1000, ये होता है मोललता का फॉर्मूला। तो N का फॉर्मूला रख दिए, विलेय के मोलों की संख्या Nb बटा विलायक का द्रव्यमान Wa गुने 1000, ये मोललता का फॉर्मूला है। और हम लोग लिख सकते हैं, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं, डेल्टा टीवी बराबर केबी एनबी बराबर एन मोलों की संख्या, ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, एनबी बराबर होता है डब्ल्यूबी बटा एनबी, ऊपर में 1000 है और नीचे में डब्ल्यूए पहले से है। हम लोग को निकालना रहता है एनबी, हर एक अनुसंख्यक गुण में हम लोग विलेय का मोलर द्रव्यमान एनबी निकालेंगे। तो एनबी बराबर, एनबी जब यहां जाएगा तो डेल्टा टीवी यहां आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एनबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 बाई डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू। तो इस तरह से क्वथनांक के उन्नयन के आधार पर विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे हिमांक के अवनमन के आधार पर, उसके बाद जो इसमें स्थिरांक आया है मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और अगले टॉपिक में भी एक स्थिरांक आएगा, उसके बारे में भी एक साथ पढ़ लेंगे। तो ये क्वथनांक का उन्नयन में इसको पूरा लिख लीजिए, उसके बाद तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा टॉपिक था हम लोग का हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है पहले ये समझिए। जब हम लोग जल को फ्रीज में रखते हैं तो देखते हैं कि वो बर्फ बन जाता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 0.15 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सब जगह लिखा हुआ रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप भी वही मान के चलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है वह बर्फ में बदलता है। तो जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसी को हिमांक कहते हैं, और जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक काम कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने से। 2 कटोरी लीजिए, घर में तो कटोरी होगा ही,
एक कटोरी में जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और दूसरे कटोरी में जल के साथ चीनी घोल लीजिए और दोनों कटोरी को फ्रीजर में रख दीजिए। एक अमाउंट आपको पता होगा कितना ठंडा करने पे पानी जम जाता है, नहीं हो तो देखते रहिए उसको। आप देखिएगा कि जो पानी है वो जल्दी बर्फ बन जाता है, और जिसमें पानी में चीनी घोले हुए हैं वो जल्दी बर्फ नहीं बनता, उसके लिए और आपको ठंडा करना पड़ेगा। रीजन ये था कि पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल गया, लेकिन जिसमें आप थोड़ा मोड़ा चीनी डाल दिए उसका हिमांक और ज़्यादा घट गया, यानी उसको और माइनस में चला गया उसका हिमांक। तो माइनस में जाने के लिए और ठंडा करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस में जा रहा है यानी जो कमी हो रहा है, इसे वो कहते हैं हिमांक का अवनमन। मान लीजिए 0 से घट के -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस है, यही है हिमांक का अवनमन। इसे डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। एक मतलब फ्रीजिंग, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा माने परिवर्तन। डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग टेम्परेचर में परिवर्तन। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ये देखिए, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो उसका हिमांक घट जाता है। जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो उसका हिमांक घट जाता है। इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। एक मतलब फ्रीजिंग, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा माने परिवर्तन, फ्रीजिंग टेम्परेचर में परिवर्तन। अर्थात लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर T1 माइनस T2। T1 जो पहले से टेम्परेचर था, T2 जो घट के हो गया, तो बाद वाला कम होगा, इसीलिए डेल्टा टी बराबर होता है T1 माइनस T2। यह मोललता के समानुपाती होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हिमांक का अवनमन यानी डेल्टा टी किसके समानुपाती होता है? मोललता के। तो समानुपाती m माने मोललता, हिमांक का अवनमन समानुपाती m, ये डेल्टा टी एफ है, एफ मतलब फ्रीजिंग। और देखिए डेल्टा टी एफ समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है kf। तो डेल्टा टी एफ बराबर kf इंटू m, जहाँ kf एक स्थिरांक है, इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक को पूरा करने के बाद पढ़ लेंगे। दोनों स्थिरांक, एक स्थिरांक जो पिछले वाले टॉपिक में आया था और एक स्थिरांक जो इस टॉपिक में आया था, इन दोनों का परिभाषा हम लोग अभी पढ़ेंगे लास्ट में। तो जहाँ kf एक स्थिरांक है, इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर kf, मोललता का फॉर्मूला रख दीजिए, मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान गुने 1000, यानी Nb/Wa गुने 1000। अब इसी फॉर्मूला में Nb का वैल्यू रख दीजिए, Nb बराबर होता है Wb/Mb। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा kf इंटू Wb/Mb/Wa और ऊपर में देखिए डेल्टा टी बराबर kf इंटू Wb/Mb, नीचे में Wa और ऊपर में ये Mb यहाँ आएगा तो डेल्टा टी नीचे चला जाएगा। तो Mb बराबर डेल्टा टी नीचे आ गया तो हो गया kf इंटू Wb इंटू 1000 बटा Mb के जगह पे आ गया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इंटू W। इसको भी पूरा नोट कर लीजिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक देखिए, अभी अनुसंख्यक गुण में 3 गुण हम लोग पढ़ेंगे, चौथा गुण अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पहले दूसरा और तीसरा गुण में स्थिरांक आया था, पहले उन दोनों स्थिरांक के बारे में पढ़ लेते हैं, तब चौथा गुण हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्थिरांक देखिए, दूसरा गुण में आया था मोलल उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश में इसको लिखते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा लिखे कैसे पहले से समझिए। हम लोग का फॉर्मूला है था डेल्टा टी बराबर kb इंटू Mb/Wa गुने 1000। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग kb निकालेंगे। तो
केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए बटा एमबी इंटू 1000 बटा में चला जाएगा एमबी गुने 1000। फिर से देखिएगा केबी निकालना है, केबी बराबर ये जो डब्ल्यू ए बटा में इधर गुना में चल जाएगा डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए, और ये जो गुना में है वो इधर जाएगा तो बटा में चल जाएगा एमबी इंटू 1000। अब अगर विलेय की मोलों की संख्या 1 मोल ले, एमबी बने विलेय की मोलों की संख्या 1। अब विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए मतलब विलायक का द्रव्यमान अगर 1000 ग्राम ले तो 1000 से 1000 कट जाएगा, ये तो 1 हो ही गया, तो बच गया डेल्टा टीबी यानी बॉइलिंग टेम्परेचर में परिवर्तन, क्वथनांक में होने वाला परिवर्तन केबी कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाने पर क्वथनांक में जो परिवर्तन होता है उसी को केबी यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। परिभाषा में भी यही लिखेंगे, प्रति 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाले परिवर्तन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे केबी द्वारा सूचित करते हैं। फिर प्रति 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाले परिवर्तन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसे केबी द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात केबी बराबर डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए बटा एमबी गुने 1। ये हो गया मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब एक आया था तीसरा अणुसंख्या गुण में मोलर अवनमन स्थिरांक, तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद उसका भी परिभाषा निकाल लेते हैं। तो वो था मोलर अवनमन स्थिरांक, इसका भी उसी तरह से परिभाषा हो जाएगा। पहले से इंग्लिश देख लीजिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। प्रति 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके हिमांक में होने वाले परिवर्तन को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं, इसे केएफ द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात केएफ बराबर डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यू ए बाई एमबी इंटू 1000। जैसे केबी बराबर था डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए बटा एमबी गुने 1000, तो इसी केएफ में डेल्टा टीएफ यहाँ पे बॉइलिंग के लिए बी रहता है और फ्रीजिंग के लिए एफ रहता है, बस इतना ही चेंज है। बॉइलिंग रहेगा तो बी रहेगा और फ्रीजिंग रहेगा तो दोनों जगह पे एफ रहेगा, एफ फॉर फ्रीजिंग।